हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि हम बात कर रहे हैं जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है। जिसमें अभी तक हमने समझा प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। जिसमें आपने अलैंगिक प्रजनन को समझा, आप लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं। जिसमें हमने कहा कि लैंगिक प्रजनन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है वो है निषेचन से पूर्व की अवस्था, निषेचन की अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था, जिसे आप क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो अभी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज की, जिसमें हम देख रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण कैसे होता है। तो युग्मक निर्माण में अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा है, हम देखेंगे। इससे पहले आप यहाँ पर बात कर चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और हमने ये भी बात की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैमेट का निर्माण होता है। तो वो है ओवरीज। एक जोड़ी ओवरीज होती है, 1 पेयर ओवरीज होती है, इन्हीं ओवरीज में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा गैमेट फॉर्मेशन की बात कर ले कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे और क्यों होता है। चलिए थोड़ा सा गैमेट फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अभी तक आपने गैमेट फॉर्मेशन जो टॉपिक है उसके बारे में आपने क्या समझा है। तो हमने बात की है सबसे पहले कि हमारी पूरी जो बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं चल रही है, आपने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी स्पीशीज है, वो कोई भी प्रजाति है, जितनी भी लिविंग, बात हो रही है अगर लिविंग की, अगर हमने कहा कोई भी लिविंग है, कोई भी सजीव है, कोई भी अगर लिविंग है तो वो मिलकर के बना होगा सेल, जिसे आप कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, जिसे मैं सीएम लिख सकती हूँ या जिसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकती हूँ। ठीक है, C स्टैंड फॉर सेल एंड M स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन, सेम P स्टैंड फॉर प्लाज्मा एंड M स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसके बीच में जो होता है उसे हमने क्या बोला है, क्या नाम दिया है, यहाँ पे न्यूक्लियस नाम दिया है। इस न्यूक्लियस को जब हमने इलाबोरेट करके देखा तो हमने पाया कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होती है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका नाम यहाँ पर है डीएनए। ठीक है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में हम कैसे दिखते हैं, हमारे क्या फीचर्स हैं, हमारे इंटरनल बॉडी में हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हाइट जो होती है या आपका स्किन टोन जो होता है, आपकी वॉइस जो होती है, ये सारी जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमने कहा वो डीएनए पे जो भी फीचर आप देख रहे हैं वो क्या करता है, डीएनए ही डिसाइड करता है, या डीएनए की वजह से ही आप कैरेक्टर्स को देखते हैं। अब हमने कहा ये जो डीएनए हमें मिलता है ये कहाँ से हमें मिलता है, ये हमारे मदर एंड हमारे फादर से मिलता है। ठीक है, हमारे डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे माता पिता के डीएनए से होता है। अब हमने कहा ये जो डीएनए है, अगर थोड़ा इसे बाहर निकाल करके देखा जाए तो आपने कहा ये इस प्रकार के एक रिबन शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिबन शेप स्ट्रक्चर है, और जब ये एक शेप में आ जाता है, कुछ इस प्रकार की शेप में, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन आ जाती है, तो इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है। अब आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये डीएनए को अरेंज करने में मदद कर रहा है। और दूसरी टाइप की प्रोटीन हमने देखी है, इसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन। ठीक है, तो सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर अगर है तो इसे हम डीएनए कहेंगे, और अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है तो अब इसे क्या नाम दिया जाएगा, क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया है, गुणसूत्र नाम भी दिया है। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अगर हम देखें कि इन
गुणसूत्र का जो नंबर, अगर हम देखें ये जो गुणसूत्र होते हैं ये नंबर में कितने होते हैं, तो आपने कहा ये 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में। एक सिंगल सेल की बात की जा रही है। एक सेल में 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला कि तो एक क्रोमोसोम है, ऐसे ही क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहेंगे, पेयर में रहेंगे। तो आपने कहा यहाँ पर अभी तक ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कहा कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है। आपके हर एक पार्ट में सेल प्रेजेंट है, इसी सेल से आपके टिश्यू, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे टिश्यू जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, वो एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ठीक है, आपकी जो बोन्स होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती हैं, वो एक प्रकार की क्या है, यहाँ पे ऊतक होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ऊतक हैं। तो आपने कहा चाहे आप कोशिका, चाहे आप ऊतकों की बात करें या आप अंगों की बात करें, कोई भी ऑर्गन है, आपका हार्ट है, ठीक है, आपका हाथ है, या फिर आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, वो किससे मिलकर के बना है, आपने कहा वो सेल से ही मिलकर के बना है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनेंगे, और अलग अलग ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। जैसे कि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, और उसमें आपने बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें आपने कहा कि एक पेयर ओवरीज हैं, तो वो ओवरीज भी किससे बनी है, कोशिकाओं से। वो क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, वो ऑर्गन ऊतकों से बने हैं, ऊतक किससे बने हैं, कोशिकाओं से। आपने कहा पूरी जो फैलोपियन ट्यूब है, आपने कहा वो जो यूट्रस है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी, आपने कहा ये ऑर्गन से मिलकर के बनी है, अंगों से मिलकर के बनी है। ये अंग टिश्यू से यानी कि ऊतक से बनेंगे, और ये टिश्यू या ऊतक किससे बनेंगे, सेल या कोशिका से बनेंगे। तो एट लास्ट सारी चीजें आपकी सेल से ही बन रही हैं, कोशिका से ही बन रही हैं। ठीक है, हमने कहा इस कोशिका में बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं, इसमें डीएनए होता है। अब इधर डीएनए अगर इस प्रकार से अरेंज हो जाए कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन यानी कि कुछ प्रोटीन आ जाती हैं, और वो एक शेप में आ जाता है, रॉड शेप में आ जाता है, अब इसे गुणसूत्र कहते हैं। तो डीएनए एक्चुअली में अगर हम देखें, तो हमने कहा हमारे एक सेल में, एक सिंगल सेल की बात हो रही है, एक सिंगल सेल में आपके 46 जो क्रोमोसोम है वो होते हैं, और क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं। कैसे, इस प्रकार से, जैसे ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं। तो आपने कहा कि जो क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 जोड़े क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर ये हर सेल की स्टोरी है। जितनी भी सेल है, असंख्य कोशिकाएं हमारी बॉडी में पाई जा रही हैं, और सब में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो डीएनए होगा वो हर एक सेल में एक जैसा होगा। जो डीएनए आपके गाल की सेल में है, वही डीएनए आपके हाथ की सेल में है, वही डीएनए आपने कहा आपके कान की सेल में है। तो हर एक सेल में आपकी सेम डीएनए पाया जाएगा। एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो डीएनए होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी बॉडी है, और यहाँ पर मेरी बॉडी में जितनी भी मेरी सेल्स होंगी, हर एक सेल में जो डीएनए होगा वो एक जैसा डीएनए होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ अपनी सिबलिंग की, या मैं अपने भाई की बात करूँ, तो जो मेरा ब्रदर है उसमें जो डीएनए होगा वो डिफरेंट होगा। या मैं बात करूँ किसी और की, तो आपने कहा कि किसी दूसरे की बॉडी में जो डीएनए होगा वो डिफरेंट होगा। तो हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, यूनिक होता है, लेकिन उसकी सारी सेल्स में जो डीएनए है वो सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब हमने क्या बात की है, गैमेट फॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हमने क्या बोला, हमने एक और चीज यहाँ पर डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की थी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। ठीक है, तो मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, अब हमने बोला अगर सेल में 46 क्रोमोसोम है, हमने कहा इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब ध्यान देखिए, 46 क्रोमोसोम को ही हम 23 जोड़े क्रोमोसोम भी कहते हैं, या 46 गुणसूत्रों को हम 23 जोड़े गुणसूत्र भी कहते हैं, एक जैसी बात है। इस कंडीशन में जब हमने कहा कि मैक्सिमम जो नंबर होता है, या सेल में जो सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है। तो इससे पहले एक और क्वेश्चन आते हैं, क्या सभी की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है? हमने कहा नहीं, सभी यानी कि सभी स्पीशीज की, हमने कहा नहीं। अगर हम बात करें ह्यूमन की,
जो मनुष्य प्रजाति, जो ह्यूमन स्पीशीज है, उसमें जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मनुष्य होंगे, सभी मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक बर्ड के बारे में, अगर आप बात करेंगे आप एक डॉग की, आप बात करेंगे काऊ की, बात करेंगे आप प्लांट्स की, तो हर एक अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनकी सेल में जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 46 सभी की बॉडी में या सभी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। एक डॉग है उसकी बॉडी में भी, और अगर एक काव है उसकी बॉडी में भी, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं, और उस एग्जाम्पल में आपको बताया जाता है, जैसे एलिफेंट है, जैसे डॉग है, जैसे बटरफ्लाई है, तो आपको बताया जाता है कि किसकी सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आगे की बातें हैं। हमने कहा अगर किसी सेल में, ह्यूमन सेल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है कि मनुष्य की किसी कोशिका में टोटल नंबर जो क्रोमोसोम है अगर वो 46 है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड का मतलब होता है गुणसूत्रों की पूरी संख्या या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है द्विगुणित का? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। अगर क्या हो, अगर ये जो सेल है, इस प्रकार से ये सेल है, और इस सेल में गुणसूत्रों की संख्या 23 हो। ध्यान रखिए मैंने 23 गुणसूत्र बोले हैं। क्या बोले हैं मैंने? 23 गुणसूत्र बोले हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि 23 गुणसूत्र बोले जा रहे हैं या फिर आपको 23 जोड़े गुणसूत्र बोले जा रहे हैं, ठीक है। 23 जोड़े का मतलब 46 ही होगा, ये हम समझते हैं। एक जोड़ी में कितने आते हैं? 2 आते हैं। 23 जोड़ी का मतलब क्या आता है? 23 इंटू 2 कितने होंगे यहाँ पर? 46 होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे मैं 23 जोड़े की बात नहीं कर रही हूँ, 23 गुणसूत्रों की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा जब यहाँ पर फुल जो हमारे क्रोमोसोम है उसकी जब आधी संख्या रह जाती है गुणसूत्रों की, यानी कि पूरी जो संख्या है फुल नंबर है, और जो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी अगर हाफ क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों की आधी संख्या। ठीक है, गुणसूत्रों की आधी संख्या। तो ये जो फिनोमिना है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, हैप्लॉइड स्टार्ट ही होता है एच से, एच से यानी कि हाफ। आप हाफ से याद करेंगे। हैप्लॉइड क्या होगा? हाफ होगा। हाफ का मतलब होता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है? हाफ है। कम या ज्यादा नहीं है, एक या दो क्रोमोसोम कम नहीं है, हाफ है, एकदम हाफ हो जाती है। जैसे 46 का हाफ कितना होता है? 23 होता है। जैसे 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। जैसे 20 का हाफ कितना होता है? 10 होता है। तो हाफ ध्यान रखना है हमें कि टोटल जो क्रोमोसोम है उनका जो हाफ है नंबर, वो इतना यहाँ पे रह जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना, आगे भी आपके कई बार आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई है? जब गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई है तो डीएनए कम हो गया है। डीएनए कम हो गया है तो आपने कहा कि क्या ये सामान्य बात है? तो देखिए, हमने कहा जब युग्मक का निर्माण होता है, मनुष्य की सारी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं या द्विगुणित होती हैं, इसे हम अगुणित कहेंगे, ठीक है। कैसे होती हैं? मनुष्य की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड या द्विगुणित होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं एक्सेप्ट वन सेल, दैट इज गैमीट, यानी कि युग्मक। आपने कहा जो युग्मक होता है मनुष्य में, सारी कोशिकाओं में तो क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे या 23 जोड़ी क्रोमोसोम होंगे। इनके अलावा एक सेल है जिसको हम युग्मक कहते हैं या गैमीट कहते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या हो जाता है? हाफ यहाँ पर हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। जैसे कि हम फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों में होता है। मेल गैमेट में भी क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा और फीमेल गैमेट में भी क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। अब हमने कहा कि जब हम यहाँ पर क्या बात करें? फीमेल गैमेट के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हम उसे गैमेट, या हिंदी में कहें तो युग्मक, या अगर हम अलग से नाम बोले तो हमने कहा ओवम,
ठीक है। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये एक कोशिका है। क्या है ये? एक कोशिका है, एक सेल है। ऐसे ही हम मेल गैमीट की बात करेंगे जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। और आपने कहा कि अगर हम गैमीट के नाम की बात करें तो उसका नाम है स्पर्म। वो क्या है? एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की कोशिका है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे मदर एंड फादर या फीमेल और मेल में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की सेल बनती है जिसे हम गैमीट कहते हैं। और उस सेल में, उस गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? आधा होता है। अब एक ही गैमीट नहीं बनता है। इस एरो से ये मतलब नहीं लगाएंगे कि एक ही गैमीट बनेगा दोनों में अलग अलग बनेंगे। एरो आपको ये दिखा रहा है कि मदर्स में जो गैमीट बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट कहते हैं। उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे। और जो फादर है, जो फादर में गैमीट बनेगा जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं, उसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे आधी होगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि हमारी जो और सेल होती है, जो नॉर्मल सेल है, उसमें उनमें 46 क्रोमोसोम है जिन्हें हम 23 जोड़े भी कहते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन आए तो ये ध्यान से देख लेना कि 23 क्रोमोसोम की बात हो रही है या 23 जोड़े क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। तो हमने कहा कि ये तो हमें समझ में आ गया है कि नॉर्मल सेल जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे और जब गैमीट बनेगा उसमें क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों हाफ हो रहा है नंबर? फुल भी तो हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि क्यों गैमीट या युग्मक में जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हाफ होती है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरी में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है वो अभी आपके पास नहीं है। आपके पास जब आप 12th में जाएंगे तो डिटेल में चैप्टर आएगा जिसमें आप गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार की क्या है, ओवरी है। ये ओवरी है, ठीक है। ये कुछ ओवरी में क्या होते हैं, एक आउटर लेयर होती है। यहाँ पर जो ओवरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, ओवरी में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। और ये जो सेल होती हैं, हम बात कर रहे हैं कब? प्यूबर्टी की, किशोर अवस्था की, यानी कि जो फीमेल जब है 12 से 13 वर्ष की उम्र में आती है तो यहाँ पर ओवरी, दो ओवरी होती है। सेम ऐसे ही क्या है, यहाँ पे दूसरी ओवरी भी होगी, सेम ऐसी दूसरी ओवरी भी है। ठीक है। और उसमें भी कुछ स्पेशल यहाँ पे क्या होते हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में अभी याद नहीं रखना, अभी इतना आप सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा 60 to 80,000 जो फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इसमें भी 60 to 80,000 जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि हर फीमेल में दो ओवरीज होती हैं, तो एक ओवरी में 60 से 80,000 जो फॉलिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इस ओवरी में भी 60 से 80,000 जो फॉलिकल्स हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब हर मंथ क्या होता है, एक सेल यहाँ पे क्या होती है, डेवलप होती है। और ये डेवलप होकर क्या बनाती है, फीमेल गैमीट बनाती है। यानी कि क्या होगा, ओवम का निर्माण होगा, यानी कि जो युग्मक है उसका निर्माण होगा, ठीक है। प्रोसेस मैं फिर से कह रही हूँ कि अभी आपके पास नहीं है। तो क्या होता है कि हर मंथ, अब ऐसा नहीं होता है कि दो एक से मंथ में दोनों ओवरी से गैमीट बन रहे हैं। मंथली यहाँ पे गैमीट बनते हैं, ठीक है। एक मंथ में एक गैमीट बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि इस मंथ अगर इस ओवरी से गैमीट बना है तो दूसरे मंथ में यहाँ से गैमीट बनेगा, फिर तीसरे मंथ में यहाँ से बनेगा, तो चौथे मंथ में यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मंथली अलग अलग ओवरी से गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब वो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो आगे की प्रोसेस है। हमने कहा हमारा क्वेश्चन क्या था, चलो ठीक है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन तो हो गया है। अब इस गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहेगा, जिसे हमने क्या बोला है, 23 क्रोमोसोम ही रह गए हैं।
ऐसा क्यों होता है कि गैमेट में जो नंबर है वो हाफ यहाँ पर हो जाता है? ऐसे ही सेम मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखेंगे वहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट यहाँ पर बनते हैं तो हमने कहा ये है मेल गैमेट, ठीक है, और ये है फीमेल गैमेट। तो हमने क्या बोला, गैमेट क्या है, एक्चुअली में एक सेल है। अब इस सेल में ये जो गैमेट है, इस सेल में जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है। और ये जो गैमीट है, क्योंकि ये भी क्या है, एक सेल है, इसमें भी क्या है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, दोनों में 23 क्रोमोसोम है। हमने बात क्या की थी कि जब यहाँ पर किसी भी संतति का निर्माण होता है तो मदर एंड फादर दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो संलयित होकर के जो संतति है उसका निर्माण करती है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे फादर है, फादर के जो क्रोमोसोम है वो और मदर के जो क्रोमोसोम है वो दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे, ठीक है। संलयन का मतलब होता है मिक्स होना, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, और वो आगे जाकर के क्या बनाएंगे, एक पूरी संतति का निर्माण करेंगे। तो हमने कहा जब संलयन हुआ, ठीक है, और जब यहाँ पर 23 क्रोमोसोम किसके आए, फादर के आए, और 23 क्रोमोसोम किसके आए, मदर के आए, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 46 क्रोमोसोम हो गए हैं। हमने कहा था कि ह्यूमन सेल जो है, मनुष्य की कोशिका जो है, एक सामान्य कोशिका में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सोचिए अगर यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होते, जो फादर के गैमिट है, और मदर के गैमिट में भी 46 क्रोमोसोम होते, दोनों को अगर आप क्रोमोसोम को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा, 92 क्रोमोसोम आ जाएंगे। 92 क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन नहीं है, सामान्य अवस्था नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी कुछ जो संतति होती है उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने देखा कि जैसे ट्विंस होते हैं, अब ट्विंस सेग्रीगेट नहीं हो पाए, वो जुड़ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि क्रोमोसोम 92 क्रोमोसोम होना कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, या फिर 46 की बजाय अगर हमने कहा ये यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल में, एक नॉर्मल सेल में 46 की बजाय अगर 47 हो गया तो भी सामान्य बात नहीं है, ये भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। 46 की बजाय अगर 45 क्रोमोसोम आ जाए तो भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इन शॉर्ट हम इतना समझते हैं कि नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 ही रहना चाहिए, 47 और 45 भी नहीं चाहिए। तो 92 जो नंबर है वो तो बहुत ज़्यादा है। 92 क्रोमोसोम अगर आ जाएंगे तो कभी भी यहाँ पर जो न्यूबॉर्न है या जो बेबी है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने कहा इसीलिए क्योंकि मदर एंड फादर के जो क्रोमोसोम है या फिर मदर एंड फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 50-50% क्या करता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। 50% कहेंगे इसे, हाफ क्रोमोसोम है, और 50% इसे कहेंगे, तब जाकर के 100% यहाँ पर एक सेल में आता है। और यही एक रीजन है कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। क्लियर है इतना? तो चलिए एक बार आप लोग ये चीजें देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात किया फीमेल गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन की बात, और गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप लोग घर से पढ़ करके ले करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।